हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और आज की इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। इस वीडियो को मैंने बनाया ख़ास तौर से 12th रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए और ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि चैप्टर हम कोचिंग में क्लास में पढ़ने के बावजूद कुछ लाइन ऐसी होती है एनसीईआरटी की जो हम अच्छे से नहीं समझ पाते। अब जैसे कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से नीट एग्जाम में स्टेटमेंट्स लिख कर आती हैं और आपको बताना होता है ट्रू या फॉल्स। तो अगर आपने एनसीईआरटी की लाइंस को बहुत ध्यान से नहीं समझा है तो हो सकता है कि वो लाइन आप एग्जाम में गलत कर दें। इसलिए उन बच्चों के लिए जो खास तौर से एनसीईआरटी की लाइंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं और बहुत ही बेसिक से पेपर को देखकर भी वो ये कहते हैं कि अब की बार का पेपर कितना अजीब आया था, उसकी मुझे ये लगता है शायद बेसिक वजह ये है कि वो एनसीईआरटी की लाइंस बहुत ध्यान से नहीं पढ़ पाते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं एक नया सेशन। इसके अंदर हम छोटे छोटे टॉपिक्स के अंदर एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा 11th-12th की पूरी बायोलॉजी आपको यहीं यूट्यूब पर लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी के साथ पढ़ा दूं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इसका पहला टॉपिक लेंगे हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज की इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। शुरुआत में एनसीईआरटी में बताया गया कि एज यू आर अवेयर ह्यूमंस आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। तो यहाँ दो लफ्ज लिए गए, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और विविपेरस, यानी कि ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड दे प्रोड्यूस लाइव यंग वंस, वो बच्चे पैदा करते हैं, इसलिए उनको विविपेरस बोला जाता है। इससे पहले आप सुन चुके हैं कि फिशेस हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सब के सब अंडे देते हैं। जो अंडे देते हैं वो कहलाते हैं ओविपेरस। तो ये लाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन बींग्स आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस, यानी दे प्रोड्यूस लाइव यंग वंस। ठीक है, आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड्स formation of the gametes, gametogenesis, that is sperm in males and ovum in females, transfer of sperm into the female genital tract, insemination, and the fusion of the male and female gamete, fertilization, leading to the formation of zygote। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स होते हैं, रिप्रोडक्शन के दौरान जो चीज़ें होती हैं उसमें तीन बातें इंपॉर्टेंट है कि पहले गैमेटोजेनेसिस होगी यानी कि फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, उसके बाद होगा इंसेमिनेशन यानी ट्रांसफर ऑफ सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट यानी कि वजाइना, और फिर उसके बाद होगा मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और उसके रिजल्ट में बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट। आगे क्लासेस के अंदर आप सुनेंगे कि जाइगोट बनने के बाद छोटे छोटे सेल्स में टूट जाता है, इस प्रोसेस को क्लीवेज कहा जाता है, और जो छोटे सेल्स बनते हैं उन्हें कहा जाता है ब्लास्टोमियर्स। 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स वाली स्टेज को मरूला बोला जाता है, पढ़ाया जाएगा आगे क्लासेस के अंदर। और फिर जब वो यूट्रस में उतर आता है तो उसके बाद वो मरूला कहलाता है ब्लास्टुला या ब्लास्टोसिस, और फिर वो यूट्रस की जो सबसे अंदर वाली दीवार है एंडोमेट्रियम उसमें आके अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन, और फिर शुरू हो जाती है प्रेगनेंसी जिसको गैस्ट्रेशन बोला जाता है। तकरीबन 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद एक फुली डेवलप बेबी की डिलीवरी हो जाती है। तो यहाँ हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं वो ये कि द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन बीइंग इंक्लूड्स। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स यानी कि गैमेटोजेनेसिस। तो रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में पहला लफ्ज हमें याद करना है गैमेटोजेनेसिस, यानी स्पर्म्स इन मेल एंड द ओवम इन फीमेल। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, जब स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है या सीमेन का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, इसे बोला जाता है इंसेमिनेशन। एंड फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट, जब मेल फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन होता है प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। 10th क्लास से आप सुन रहे हैं, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। आगे लिखो दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इज अटैचमेंट टू द यूट्राइन वॉल यानी कि इम्प्लांटेशन। जाइगोट बनने के बाद वो छोटे छोटे सेल्स में कन्वर्ट होता है और बाद में एक स्टेज बनती है वो कहलाती है ब्लास्टोसिस्ट। यही ब्लास्टोसिस यूट्रस की सबसे अंदर वाली दीवार जिसे कि बोला जाता है एंडोमेट्रियम, उसमें आके अटैच हो जाता है। इस प्रोसेस को बोला जाता है इम्प्लांटेशन। और फिर क्या होगा? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, गैस्ट्रेशन यानी कि प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी, एंड डिलीवरी ऑफ द बेबी। गैस्ट्रेशन प्रेगनेंसी के बाद फुली डेवलप बेबी की डिलीवरी हो जाएगी, और जब बर्थ होती है तो ये प्रोसेस बायो में कहलाता है पार्चुरेशन। आगे इन्होंने बताया यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। तो यहाँ एक समझने की बात यह है कि एक लड़के के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन और एक लड़की के अंदर ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के बाद। 9th-10th क्लास में आपको बताया गया होगा कि द एज एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल इज नोन एज प्यूबर्टी, एंड बॉयज जनरली अटेन प्यूबर्टी एज 13 to 14 ईयर ऑफ एज, एंड द गर्ल्स अटेन प्यूबर्टी एज 10 to 11 ईयर ऑफ एज। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जब एक लड़का 13-14 साल का हो जाता है तो उसके टेस्टिस में स्पर्म बनना शुरू हो जाते हैं, और एक लड़की की एज जब 10-12 साल की हो जाती है, 10-11 साल की हो जाती है, तो फिर उसके ओवरीज में मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि जब एक बच्चा प्यूबर्टी में एंटर करेगा उसके बाद फिर गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट होगी।
तो यहाँ से एक लाइन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, यहाँ पे याद रखेंगे आफ्टर प्यूबर्टी। आगे एनसीईआरटी ने बताया कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में मेल फीमेल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बूढ़े आदमी के अंदर भी स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है, लेकिन एक औरत की जब एज 50 साल की हो जाती है तो उसके अंदर रिप्रोडक्टिव इवेंट्स, ओवुलेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमेशा के लिए स्टॉप हो जाती है और इस एज को बोला जाता है मेनोपॉज, आप जानते होंगे। There is a remarkable difference between the reproductive events in the male and female. For example, sperm formation continues even in the old man. एक बूढ़े आदमी भी sperm formation चलता रहता है, but the formation of ovum ceases मतलब कि stop in women around the age of 50 years. आप याद रखेंगे around the age of 50 years यानी at menopause. क्या यहाँ तो बात समझ में आ गई? आगे लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, और यहाँ से इन्होंने टॉपिक वाइज स्टार्ट किया। पहले पढ़ाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी में, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद गैमीट्स का फॉर्मेशन पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस, फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, फिर प्रेगनेंसी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, और लास्ट में पार्चुरेशन और लैक्टेशन। वन बाय वन छोटी छोटी वीडियोज़ के अंदर हम इन टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आप आसानी से फुल कंसंट्रेशन के साथ चीज़ों को समझ सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। The male reproductive system is located in the pelvis region. 11th क्लास में जब मूवमेंट एंड लोकोमोशन चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि जो हिप बोन वाला पोर्शन है, दो कॉक्सल बोन से मिलकर बनता है, ये पेल्विस रीजन या पेल्विक रीजन कहलाता है। लाइन एनसीईआरटी की, इसलिए आप इसको भी बहुत अहमियत देते हुए याद रखेंगे कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विस रीजन। ये लफ्ज आप याद रखेंगे। It includes a pair of testes along with accessory ducts, glands and the external genitalia. ये लाइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस, आप जानते हैं टेस्टिस द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन क्योंकि वो गैमीट बनाता है, अलॉन्ग विद द एसेसरी डक्ट्स। और इस चैप्टर के अंदर आप सीखेंगे कि मेल एसेसरी डक्ट्स के अंदर आती है रेटिटेस्टिस, वेजा एफ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस, वेज डिफरेंस। रेटिटेस्टिस, वेजा एफ्रेंशिया, एपिडाइडेमिस, वेज डिफरेंस, ये सवाल भी नीट एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेल एसेसरी ग्लैंड्स आपको नाम याद करने होंगे, स्मॉल वेजाइकल, प्रोस्टेट और कॉपर्स ग्लैंड। और इसके अलावा एक्सटर्नल जेनेटेलिया, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अगर बाहर से देखा जाए नेकेड आई से तो आपको क्या नजर आता है, वो कहलाता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ऑफ कोर्स पीनिस और स्क्रोटम नजर आता है बाहर से, इसलिए इन दोनों को हम रखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया में। वैसे आप अभी रीडिंग लगाएंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया, लेकिन स्क्रोटम भी जैसे बाहर से नजर आ जाता है तो हम स्क्रोटम को भी मेल एक्सटर्नल जेनेटेलिया में कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ। आगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। तो ये लाइन भी आप याद रखेंगे, टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। उसकी वजह ये है कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर हमारा पूरे साल 37 डिग्री सेल्सियस रहता है और इतने टेम्परेचर पर टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन सकते। टेस्टिस में स्पर्म बनने के लिए टेस्टिस का टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह ताला ने टेस्टिस को स्क्रोटम में बॉडी से बाहर रखा और वहाँ स्क्रोटम का मेन फंक्शन इसलिए यही है कि इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यही लाइन यहाँ पर सिखाई गई कि द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। एक तो ये लफ्ज आप याद रखेंगे, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। ये बात आप याद रखेंगे। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स लो टेम्परेचर टू द टेस्टिस। कितना लो? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। और ये क्यों चाहिए कम टेम्परेचर? बिकॉज इट इज नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो उस हिसाब से इंटरनल बॉडी टेम्परेचर 37 रहता है, इसमें अगर आप 2 कम करें तो 35 और 2.5 कम करें तो 34.5। तो हो सकता है यहाँ से एक सवाल ये बन जाए कि ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इज, तो वहाँ पर आपको आंसर लगाना चाहिए एनसीईआरटी के हिसाब से 34.5 से 35। ठीक है, आगे देखते हैं। इन एडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप। एनसीईआरटी में शेप बताई गई इसलिए आप इसको भी याद रखेंगे। ईच टेस्टिस इज oval in shape with a length of about 4 to 5 centimeter and a width about 2 to 3 centimeter। ये भी आपको याद करना होगा क्योंकि एनसीईआरटी का डेटा है कि टेस्टिस की लेंथ बताई गई है 4 to 5 सेंटीमीटर, याद करनी है आपको, एंड विड्थ ऑफ अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर। तो लेंथ और विड्थ दोनों याद रखनी है। पहले लेंथ बताई गई है 4 to 5 सेंटीमीटर, दो कम करेंगे तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसके विड्थ है। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग, यानी डेंस टिश्यू के साथ ये कवर्ड है। ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर हम टेस्टिस को कट करके देखेंगे तो हर एक टेस्टिस के अंदर हमें छोटे छोटे से कंपार्टमेंट नजर आते हैं, कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। याद रखना है आपको, हर एक टेस्टिस में तकरीबन 250 कंपार्टमेंट्स हैं कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो ये सवाल वो आपसे पूछ लेगा कि ईच टेस्टिस कंटेन्स अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स,
क्या कहा जाता है इन्हें? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। ठीक है, एक डायग्राम दे रखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें आपको टेस्टिस दिखाए गए हैं और ये इसके ऊपर एपिडाइडमिस, फिर दिखाया गया वेज डिफरेंस, ये यूराइनरी ब्लैडर के साथ जाके आगे जुड़ गई इसकी डक्ट, और फिर ये यूरेथ्रा की शक्ल में बॉडी से बाहर आ रही, पेनिस से बाहर आ रही। यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स के नाम दिखाए गए, दूसरे डायग्राम में इसको अच्छे से समझेंगे। आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। एक बार ये डायग्राम देख लेते हैं एनसीईआरटी का। इन्होंने यहाँ पर ये टेस्टिस को दिखाया है, टेस्टिस के ऊपर ये एपिडाइडमिस है, ये वेज डिफरेंस है, ये वेज डिफरेंस आगे जाके सेमिनल वेजाइक्लिक डक्ट से जुड़ जाती है, कहलाती है फिर इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर ये यूरेथ्रा की शक्ल में इधर ये लास्ट में पेनिस से बाहर, ये पेनिस की ओपनिंग जिससे यूरिन और सीमेन बाहर आता है। इस डायग्राम के अंदर में बहुत खूबसूरती के साथ ये दिखाया है कि हर एक टेस्टिस के अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं। टेस्टिस में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, ये कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या कहलाते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहलाते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आगे जाके जुड़ के एक गुच्छा सा बना लेते हैं, कहलाते हैं रेटेटेस्टिस। ये रेटेटेस्टिस फिर ये इधर आगे कंटिन्यू हो जाते हैं वेजेफ्रेंशिया, और फिर जाके जुड़ जाते हैं एपिडाइडमिस के साथ, और यही एपिडाइडमिस फिर आगे जाके बन जाती है वेज डिफरेंस, जो कि इधर जाके फिर सेमिनल वेजाइक्लिक डक्ट के साथ जुड़ जाती है। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या याद कराया गया है कि ईच लोब्यूल, मतलब ईच टेस्टिस कंटेन 250 कंपार्टमेंट कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। फिर उसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के बारे में बात चली। ईच लोब्यूल कंटेन 1 से 3 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इन विच द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें कि स्पर्म बनते हैं। असल में है क्या मामला कि ये जो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। अब ये ट्यूब्यूल यानी बहुत ही बारीक बारीक ट्यूब है, ये 2 प्रकार के सेल से बनी होती है। इनमें से एक सेल का नाम है मेल जर्म सेल्स, दूसरे सेल का नाम है सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल जर्म सेल होते हैं। जब वो बच्चा प्यूबर्टी में एंटर कर जाता है तो यही मेल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाते हैं माइटोसिस जरिए स्पर्मेटोगोनिया में, और फिर स्पर्मेटोगोनिया से बनते हैं स्पर्म। दिस प्रोसेस नोन है स्पर्मेटोजेनेसिस। 2 महीने से 2.25 महीने तकरीबन इसमें लग जाते हैं, आगे क्लास में इसके बारे में बात करेंगे। तो इधर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जो मेल जर्म सेल हैं, जो कि बाद में स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया से ही बनते हैं स्पर्म्स। स्पर्म क्योंकि हैप्लॉइड है तो ऑफकोर्स वो मियोसिस से बनते होंगे, यही बात यहाँ समझाया गया। डेवलपिंग स्पर्म को चाहिए होता है नरिशमेंट, और नरिशमेंट के लिए भी यही दूसरे सेल मौजूद है जिन्हें बोला जाता है सर्टोली सेल्स। देखते हैं एक बार कि ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। इसमें से एक है मेल जर्म सेल्स, इन्हीं मेल जर्म सेल्स को बाद में कहा जाता है स्पर्मेटोगोनिया, और दूसरे सेल्स हैं यहाँ पर सर्टोली सेल्स। ठीक है, द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन, यानी कि इनमें होती है मियोसिस, और फिर फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन, और फिर इनसे बन जाते हैं स्पर्म। वाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। तो ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, तो सर्टोली सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल्स। हाँ, फिर आगे इन्होंने बताया कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर, इनके बाहर जो जगह है, यानी मैं बात कर रहा हूँ इसकी, ये वाली जो जगह है, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल हो गया, इसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, इसके बाहर ये जो जगह है, ये जगह कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 2 टाइप के सेल्स हैं। इसमें एक है लेडिक सेल्स, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाएंगे, एंड्रोजन्स, मेल सेक्स हार्मोन्स, और इसके अलावा यहाँ पर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स हैं जो कि स्पर्म को ऑटो इम्यून अटैक से बचाते हैं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बॉडी ऐसी एंटीबॉडीज़ बनाने लगती है जो हमारे सेल्स को, बॉडी सेल्स को नुकसान पहुंचाने लगती हैं। ऐसी बीमारियां ऑटो इम्यून डिजीज़ कहलाती हैं, जिस पर अक्सर नीट में सवाल आ जाता है, 2024 में भी सवाल था। तो ऑटो इम्यून अटैक से स्पर्म को बचाने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ पर इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ दूसरे सेल्स रखे हैं, इन्हें बोला जाता है इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। देखते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेसेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स। आप ये भी याद रख लें क्योंकि एनसीईआरटी ने बता रखा है लेडिक सेल्स का दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल्स है। ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए। द लेडिक सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट, लेडिक सेल्स बनाते हैं और निकालते हैं, सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिकुलर हार्मोन्स, और इन टेस्टिकुलर हार्मोन्स को बोला जाता है एंड्रोजन्स, जिसमें एक नाम 11th-12th क्लास में आपको याद करना होता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन्स। एंड्रोजन्स में एक एग्जांपल आपको याद करनी है, टेस्टोस्टेरोन। आगे लिखा हुआ एनसीईआरटी अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल, ये लफ्ज भी आपको याद रखना है, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स। इसके अलावा कुछ और इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स भी मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस में,
और इन इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स का काम यही है कि दे प्रोटेक्ट द स्पर्म फ्रॉम ऑटो इम्यून अटैक। ठीक है, आगे देखते हैं। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड द रेटेटेस्टिस, वेजाफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस एंड वेज डिफरेंस। चार नाम बताए गए हैं मेल एसेसरी डक्ट्स में। एक बार फिर से आप डायग्राम देख लें, यहाँ इन्होंने चार नाम बताए हैं मेल एसेसरी डक्ट्स में। एक तो ये नाम था रेटेटेस्टिस, है ना, और फिर ये हुआ वेजाफ्रेंशिया, फिर ये एपिडाइडमिस और फिर ये वेज डिफरेंस। तो रेटेटेस्टिस, वेजाफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस, वेज डिफरेंस ये कहलाते हैं मेल एसेसरी डक्ट्स। इसके अलावा ये था यहाँ पर ये सेमिनल वेजाइकल, और उसके बाद ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक ये तीसरा बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जिसको कि कॉपर्स ग्लैंड भी कहा जाता है। ये तीनों कहलाते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। एनसीईआरटी में आगे लिखा हुआ है कि जो मेल एसेसरी डक्ट्स हैं और जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, इनका फॉर्मेशन, डेवलपमेंट, मैचुरेशन क्लास 11 की एनसीईआरटी में एंडोक्राइन में आपको मिल जाएगा। ये सब रेगुलेट होते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन से, यानी ऑफ कोर्स एंड्रोजन्स। हाँ, तो आगे एनसीईआरटी में बताया कि मतलब एक तो आपको ये लाइन याद करनी है कि मेल एसेसरी डक्ट्स में कौन कौन से नाम है, रेटेटेस्टिस, वेजाफ्रेंशिया, एपिडाइडमिस और वेज डिफरेंस। ठीक है, आगे लिखा हुआ कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ द टेस्टिस ओपन इनटू द वेजाफ्रेंशिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वेजाफ्रेंशिया है उसके बाद नाम, through retitestis the vasafrantia leave the testis and open into the epididymis located along the posterior surface of each testis। epididymis posterior surface of testis पर मौजूद है, ये लफ्ज भी आप यहाँ पर याद रखेंगे। the epididymis leads to the vas deferens, अभी डायग्राम में देखा था, that ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder, urinary bladder के सामने घूम कर आती है। it receives the duct from the seminal vesicle, यानी कि टेस्टिस के अंदर थे छोटे छोटे कमरे कहलाते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल, 250 कंपार्टमेंट। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन 1 से 3 हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बने दो टाइप के सेल से, मेल जर्म सेल और सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल्स ही प्यूबर्टी में चेंज हो जाते हैं स्पर्मेटोगोनिया में, जो बनाते हैं स्पर्म। दूसरे इसके अलावा सर्टोली सेल्स है जो कि डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिकुलर लोब्यूल में जो जगह है वो कहलाती है इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस में दो टाइप के सेल, लिडिक सेल्स एंड इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। लिडिक सेल बनाएंगे जिनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, बनाएंगे एंड्रोजन यानी कि सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स स्पर्म को ऑटोइम्यून अटैक से बचाएंगे। यही इन्होंने बताया कि जब स्पर्म्स टेस्टिस में बन जाते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, आगे बढ़ेंगे रेटिटेस्टिस, फिर और आगे बढ़ेंगे वेजाफ्रेंशिया, फिर और आगे बढ़ेंगे एपिडाइडमिस, और फिर वेज डिफरेंस के जरिए जाके वो सेमिनल वेजाइकल की डक्ट के साथ जुड़ जाएंगे और इजैकुलेटरी डक्ट, और फिर आगे यूरेथ्रा, और फिर बॉडी से बाहर यूरेथ्रल मीडियस के जरिए। The epididymis leads to the vas deferens, epididymis आगे किसके साथ कंटिन्यू हो जाएगी, vas deferens, and ascends to the abdomen and loops over the urinary bladder. It receives the duct from the seminal vesicle and open into the urethra as ejaculatory duct. ठीक है, these ducts store and transport sperm, vas deferens के बारे में बात की जा रही है, from the testis to the outside through urethra. The urethra originate from the urinary bladder and extend through the penis, and its external opening is called urethral meatus. इसको यूरोजेनिटल अपर्चर भी बोला जाता है क्योंकि इससे यूरिन और सीमेन दोनों ही पास होते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आगे देख, एनसीईआरटी के इस डायग्राम में इन्होंने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अंदर से कट करके दिखाया, और ये डायग्राम में दिखाना चाहते हैं कि देखिए जो मेल जर्म सेल वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर शुरू होगी फिर स्पर्मेटोजेनेसिस, और फिर क्या होगा कि स्पर्मेटोगोनिया जो है फाइनली स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्पर्म को एनसीईआरटी में स्पर्मेटोजोआ भी लिखा हुआ है। कुछ स्टेजेस हैं, आप आगे क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे। स्पर्मेटोगोनिया पहले कन्वर्ट होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड से फिर फाइनली स्पर्म बन जाते हैं। स्पर्म बनने के बाद ये जो सर्टोली सेल्स हैं इनमें ही धंसे रहते हैं। आफ्टर इट्स फॉर्मेशन स्पर्म्स हेड आर एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल, इन्हें नरिशमेंट मिलता रहता है, और फिर फाइनली वहाँ से वो रिलीज होते हैं, इसे स्पर्मिएशन बोला जाता है। इस पर भी सवाल आ चुका है, आगे की क्लासेस में हम इसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा बात की इन्होंने यहाँ पर पीनिस के बारे में, कि बताया गया एनसीईआरटी में पीनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटल। ये लाइन आप याद कर लीजिए, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया पीनिस है। वैसे स्क्रोटम को भी मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहा जा सकता है। इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन द इरेक्शन ऑफ पीनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। पीनिस के अंदर अगर हम कट सेक्शन में देखें तो इसके अंदर इरेक्टाइल टिश्यू मौजूद होते हैं जो कि पीनिस के अंदर हार्डनेस पैदा करते हैं, इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से फिर वो फीमेल की बॉडी में इंसर्ट हो पाता है, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन हो जाता है, यानी ट्रांसफर सीमेन इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। आगे लिखा हुआ द इनलार्ज एंड ऑफ पीनिस इज कॉल्ड ग्लैंस पीनिस। पीनिस का लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा चौड़ा होता है, वो कहलाता है ग्लैंस पीनिस, एंड इट इज कवर्ड बाय ए फोल्ड ऑफ स्किन, जिसे बोला जाता है फोर स्किन या फिर प्रीप्यूस। आगे इसके फोर स्किन या प्रीप्यूस मौजूद है। आगे इन्होंने समझाया कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स के अंदर 3 नाम याद करने हैं, सेमिनल वेजाइकल है, प्रोस्टेट है, कॉपर्स ग्लैंड है। यहाँ एनसीईआरटी में यही बताया गया सेमिनल वेजाइकल पेयर्ड होते हैं,
प्रोस्टेट सिंगल है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड भी पेयर्ड है। तो बहुत दफ़ा ये सवाल भी कंपटीशन में आ चुका है कि अनपेयर्ड मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज, अब आंसर लगाएंगे प्रोस्टेट। सेक्सुअल इंटरकोर्स के लास्ट में जो मेल के पीनिस से वाइटिश फ्लूइड बाहर निकल के आता है उसे बोला जाता है सीमेन। सीमेन दो चीज़ों से बना होता है, एक इसमें जो फ्लूइड वाला पार्ट है वो कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा, दूसरे इसमें होते हैं स्पर्म। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने 11वीं क्लास में जब ब्लड पढ़ा होगा तो आपको टीचर ने बताया होगा ब्लड के अंदर होता है ब्लड प्लाज्मा और ब्लड सेल, ये फॉर्म्ड एलिमेंट। वहाँ आपको परसेंटेज भी एनसीईआरटी बताई गई, 55% ब्लड प्लाज्मा होता है, 45% ब्लड सेल्स। ऐसे ही सीमेन के अंदर भी तकरीबन 90% सेमिनल प्लाज्मा होता है और 10% स्पर्म होते हैं। एनसीईआरटी में खैर इतनी डिटेल में बात नहीं लिखी, उन्होंने बहुत बेसिक सी बात बताई है कि जो 3 एसेसरी ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट, कॉपर्स ग्लैंड, इनके सिक्रीशन से ही सेमिनल प्लाज्मा बनता है और इस सेमिनल प्लाज्मा के अंदर मौजूद है फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। देखते हैं लाइन। द मेल एसेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड, मेल एसेसरी ग्लैंड के अंदर क्या क्या आ जाते हैं, इंक्लूड पेयर्ड सेमिनल वेसिकल, एनसीईआरटी बताया गया पेयर्ड होते हैं। इसके अलावा अ प्रोस्टेट, सिंगल प्रोस्टेट एंड अ पेयर्ड बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड को कॉपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है। आगे की लाइन से कई बार नीट में सवाल आ चुका है, सिक्रीशंस ऑफ दीज ग्लैंड कॉन्स्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, इन तीनों ही ग्लैंड के सिक्रीशन से सेमिनल प्लाज्मा बनता है, विच इज रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम। ये लाइन आप याद रखेंगे, बहुत बार कंपटीशन में आ चुकी है कि सेमिनल प्लाज्मा के अंदर फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड सर्टेन एंजाइम। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, हाँ आगे इन्होंने एक बात और बताई है कि ये जो तीसरा ग्लैंड है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जिसे कॉपर्स ग्लैंड बोलते हैं, इससे एक एल्कलाइन म्यूकस लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है जो कि पीनिस को फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करने में मदद करता है, लुब्रिकेशन का काम करता है। द सिक्रीशंस ऑफ बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प्स इन द लुब्रिकेशन ऑफ द पीनिस, जिससे कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान पीनिस आसानी से फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। तो यहाँ तक था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।